Hello dear students, in this lecture we will be discussing the another essential of a valid contract, that is free consent. In our previous lectures we have already seen the capacity to contract, we have also seen the consideration, we have talked about the offer and acceptance. Now we will be look the free consent, which is another important essential of a valid contract. तो फ्री कंसेंट क्या होता है, इस पे आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्री वर्ड को हम एक बार साइड में रखते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं कंसेंट की कि कंसेंट का मीनिंग क्या है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ की लैंग्वेज में कंसेंट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो कंसेंट का मतलब है, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, कंसेंट का मतलब है अप्रूवल, मर्जी, सहमति, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। जब भी हम कहते हैं कि अरे तूने मेरा काम करा है, क्या तुमने इस काम में मेरी परमिशन ली थी, यानी मेरा कंसेंट लिया था, मेरे कंसेंट के बगैर, मैंने हाँ भरे बगैर ही आपने वो काम कर दिया। सो कंसेंट का मतलब यहाँ पे मर्जी से है, अप्रूवल से है। अब जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती है तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज का उसमें कंसेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। अब कंसेंट यहाँ पे और डिटेल में अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंट के बारे में क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसेंट का मतलब है दो पार्टीज, यानी कम से कम दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही है, दो से ज्यादा भी एंटर हो सकती है, यानी जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही है उन सब पार्टीज की सोच जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। दोनों सेम चीज को सेम सेंस में ले। सेम सेंस का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, और ए जो है वो बी से कहता है मिस्टर बी विल यू परचेज माई कार फॉर ₹1,00,000, और बी कह देता है कि ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर, ओके आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹1,00,000। अब यहाँ पे कंसेंट की बात क्या आती है लॉ के अंदर, कि जब ए ने ये बात बोली थी विल यू परचेज माई कार, उस समय ए के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन ए ने ये चीज मेंशन नहीं की बी को। बी ने भी हाँ भर दी कि बी को ये बात पता है कि ए के पास 4 गाड़ियां हैं, लेकिन ए जिस गाड़ी को सेल करने की बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए मन मन में सोच लेता है कि मेरी जो मारुति पड़ी है ना वो मैं मिस्टर बी को सेल कर देता हूँ, और बी जो है वो मन मन में ये सोचता है कि अच्छा ए जो है वो मुझे अपनी होंडा सिटी बेचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेचने वाला तो ये चाहेगा कि सस्ती गाड़ी में सेल करूं, और खरीदने वाला क्या चाहेगा कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो वो होंडा सिटी सोच के बैठा है। यानी कि दोनों की जो सोच है इन दोनों पार्टीज की वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, और इस मान लो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की बारी आती है, ए उसको गाड़ी देता है मारुति, और बी उस समय डिनाई कर देता है कि अरे ये क्या बात हुई, हमारी तो होंडा सिटी की बात हुई थी। ए कहता है मैंने ये कब मेंशन किया था, मेरे पास तो 4 गाड़ियां हैं, मैं तो मारुति की बात कर रहा था। यानी दोनों ही अपने अपने दिमाग में अलग चीजें सोच के बैठे हैं, दोनों की सोच जो है वो सेम नहीं है, दोनों की सोच आइडेंटिकल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग सेंस में एक ही चीज को ले रहे हैं। बात तो कार की हो रही है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट मॉडल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो द मीनिंग ऑफ कंसेंट हियर इज द पार्टीज शुड एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी एक ही चीज पे एक ही सेंस में वो एक ही डायरेक्शन में सोचे। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाती है, दैट इज कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब ये हो गया द सिमिलैरिटी ऑफ माइंड, यानी या आप कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड जो है वो दोनों पार्टीज की सेम होनी चाहिए। दे शुड बी कंसेंसस एड आइडम अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये बात हो गई कंसेंट की। अब बात आती है कि फ्री कंसेंट क्या होता है, क्योंकि वर्ड पूरा जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज फ्री कंसेंट, यानी कंसेंट तो होना ही चाहिए, एंड दैट कंसेंट शुड बी फ्री। फ्री का मतलब है कि वो जो पार्टीज का कंसेंट लिया जा रहा है, जो गाड़ियों की बात हुई थी, चलो आपने बता भी दिया कि मैं मारुति की बात कर रही हूँ, विल यू परचेज माई मारुति कार फॉर ₹1,00,000, और सामने वाली पार्टी उस पर हाँ भर देती है, यानी कंसेंट इन्वॉल्व है। दोनों पार्टीज अब सेम डायरेक्शन में सोच रही है, यानी जैसा ऑफर दिया जा रहा है बी सेम उसी ऑफर को उसी सेंस में ले रहा है। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब है कि जब भी हम उस सामने वाली पार्टी का कंसेंट ले रहे हैं, जब भी मिस्टर ए मिस्टर बी से उस मारुति कार
के लिए कंसेंट ले रहे थे, अब उसमें उन्होंने ना ही उसको मिस्टर बी को डराया धमकाया था, ना ही कोई उसके साथ फ्रॉड किया था, यानी गाड़ी के बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ना ही कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था, ना ही कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन सारे एलिमेंट्स, दैट इज कोअर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनसे इफेक्टेड होके नहीं बना है, यानी जो कंसेंट लिया जा रहा है वो इन सारे एलिमेंट्स से के बेसिस पे नहीं लिया गया, तो in that sense the consent is said to be free, which means when the consent is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake, so अगर इन सब से नहीं लिया गया है कंसेंट, तो हम कहेंगे कि उस सामने वाली पार्टी का कंसेंट जो है वो फ्री है। एक एग्जांपल हम कोअर्सन का लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि मैम ये क्या कॉज नहीं है या नहीं लिया गया, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके, बाकी तो सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोएशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि जो ए ने बी को जो कार सेल की थी, बी नहीं चाहता था कि मैं ए की कार परचेज करूं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कार्स है, वो नहीं चाह रहा कि वो ए के साथ इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, या फिर इसको वो रेट समझ में नहीं आ रही है जो 1 लाख रुपीज उसको उतना वर्थ नहीं लग रही है गाड़ी। लेकिन ए ने गन पॉइंट पे बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, या गन पॉइंट पे कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, किसी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जब धमकी देके किया जा रहा है तो उसमें ऑब्वियसली बी अपने सिग्नेचर करेगा, क्योंकि बी को इस समय अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ए के साथ। लेकिन यहाँ पे जो बी का कंसेंट मिल रहा है, यहाँ पे जो बी का सिग्नेचर हो रहा है, वो क्या है, वो कंसेंट उस कॉन्ट्रैक्ट उसका फ्री नहीं है, ये बायस्ड है, ये डर से धमकी से होके दिया गया कंसेंट है। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वैलिड नहीं होंगे। अब इनके इफेक्ट क्या रहते हैं, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो इन सारे एलिमेंट्स है, चाहे कोअर्शन है, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो भी एलिमेंट्स की मैंने 5 एलिमेंट्स की बात की, इनसे इंड्यूस होकर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। यानी इनका इफेक्ट क्या रहेगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का, दे आर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो दूसरी पार्टी है जिसको हम डरा धमका के, यानी मिस्टर बी को मैंने डरा धमका के अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, तो यहाँ पे मिस्टर बी क्या बन गया, मिस्टर बी इज द एग्रीव्ड पार्टी, यानी जो पीड़ित पक्ष है। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होंगे या नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, या कॉन्ट्रैक्ट को वापस से खत्म कर देना है, ये अधिकार, ये जो राइट है, ये जो ऑप्शन है, वो कौन सी पार्टी के पास अवेलेबल रहेगा, वो एग्रीव्ड पार्टी के पास अवेलेबल रहेगा। यानी एक बार तो अपने डर से किसी धमकी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मिस्टर बी ने, लेकिन बी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता और उसके मन में आता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो मिस्टर बी हैज द ऑप्शन टू गो इनटू द कोर्ट एंड, और वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है, खत्म करना है। तो अब ये जो राइट है वो मिस्टर ए के हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर ए ने तो गलत किया है, तो राइट किसके पास जाएगा, मिस्टर बी के पास, एग्रीव्ड पार्टी के पास। तो चाहे वो कोअर्शन से हो, इन्फ्लुएंस होके कॉन्ट्रैक्ट बना है, चाहे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इन सब में एक पार्टी दैट इज एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में ये राइट रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। वो वॉइड भी कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि चलो कोई नुकसान नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, भले ही डरा के ही साइन करवाया गया है, बट आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करेगा, उसके साथ कंटिन्यू भी हो सकता है, उससे बाइंड भी हो सकता है। तो एक बार जैसे ही वो एक ऑप्शन चूज कर लेगा, उसके बाद वो उससे पीछे नहीं हट सकता। यानी एक बार तो उसने सोच लिया कि चलो ठीक है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में वो जाके कोर्ट में कहे कि नहीं नहीं चलो मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई थी, मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, ऐसा वो नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक बार ही वो ऑप्शन रहेगा। सो ये हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो इन सारे 5 एलिमेंट से इंड्यूस होके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात हो गई फ्री कंसेंट की। तो कंसेंट का मतलब क्या हो गया, पार्टीज शुड एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस।
ठीक है, जहाँ पे दोनों पार्टीज की सोच जो है वो एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। और सेकंड हमने बात की फ्री कंसेंट की, एंड द कंसेंट शुड बी फ्री, एंड द कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री when it is caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. Now we will be discussing all 5 elements in detail and the provisions regarding all these elements. उससे पहले एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होता है तो वो तो एग्रीमेंट वैसे ही क्या होंगे, बिगिनिंग से वॉइड होंगे, क्योंकि कंसेंट होना बहुत जरूरी है। बट देयर आर टू टर्म्स, एक होता है एब्सेंस ऑफ कंसेंट एंड द सेकंड इज एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है, जब मैंने गन पॉइंट रख के उसकी कनपट्टी पे गन लगा के पिस्टल लगा के कहा था कि तुम साइन करो, यानी वो साइन कर दिया, इसका मतलब कंसेंट तो उसका मिल रहा है, कंसेंट इज नॉट लैकिंग बट द फ्री कंसेंट इज लैकिंग। तो दोनों के लिए देयर इज सेपरेट टर्मिनोलॉजी, वन इज एरर इन कंसेंसस एंड द सेकंड इज एरर इन कॉजा। एरर इन कॉजा कब होगा? जब फ्री कंसेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कंसेंट तो है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है, तो हम उसको कहेंगे एरर इन कॉजा। एंड अगर कंसेंट बिल्कुल ही नहीं है, यानी आपने झूठे ही किसी के सिग्नेचर कर दिए, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ और आप मना कर रहे हो, तो मैंने क्या किया, आपका कंसेंट लिए बगैर ही आपके ही झूठे सिग्नेचर कर दिए, यानी इसके अंदर कंसेंट तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है, आपके बिना कंसेंट लिए ही मैंने काम किया है, तो इसको हम बोलेंगे एरर इन कंसेंसस। और जबकि फ्री कंसेंट जहां पे लैकिंग है या जहां पे फ्री कंसेंट अवेलेबल नहीं है, उसे हम बोलेंगे एरर इन कॉजा। सो दीज आर द टू टर्म्स। तो जब भी हम बात, क्योंकि अब हम जो डिटेल में बात करेंगे वो एरर इन कॉजा की बात करेंगे, यानी जहां पे कंसेंट तो है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज कोवर्शन। अब कोवर्शन क्या होता है? कोवर्शन का डिक्शनरी मीनिंग इज डराना या धमकाना कोई चीज को। तो अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोवर्शन के बारे में क्या कहता है और कौन से सेक्शन के में दिया गया है? कोवर्शन इज mentioned under the section 15 of Indian Contract Act. अब सेक्शन 15 क्या कहता है? That coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code and detaining or unlawful detaining of any property or property of any person. यानी दो चीजें कोवर्शन का पार्ट बनती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15. First is committing or threatening to commit any act which is forbidden by Indian Penal Code. अभी Indian Penal Code क्या है? ये इसमें बहुत सारे पेनल से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं इंडियन पेनल कोड के। एक बुक है बेसिकली जिसमें बहुत सारे काम ऐसे मेंशन किए हुए हैं, अगर जिनको कोई भी पर्सन करता है तो उसको इंडियन पेनल कोड के तहत पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर कर देना या मर्डर करने की धमकी देना भी इंडियन पेनल कोड के तहत इसको बैन लगाया हुआ है इस काम को। सेकंड या फिर इसमें दिया हुआ है कि रेप करना, वो भी इंडियन पेनल कोड के तहत बैन किया हुआ है। और अगर कोई पर्सन इस तरह का काम करता है तो उसे जैसे हम मूवीज में नहीं देखते, इसको धारा 302 के तहत सजाए मौत होती है, तो वो सजाए मौत किसमें मेंशन की हुई है? इंडियन पेनल कोड में। ये जो धारा है वो अलग अलग इसके अंदर बने हुए हैं सेक्शंस। देन हम कहते हैं 420 के तहत हम इसको इतनी सजा मिल रही है, इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। वो सेक्शन 420 क्या है? धोखाधड़ी से रिलेटेड है कि किसी पर्सन ने कोई चीट कर दिया है तो हम बोलते हैं ना कि ये पर्सन 420 है। अब 420 का मतलब इसी से ये टर्म आई है इंडियन पेनल कोड से ही, जहाँ पे भी जो कोई भी पर्सन कोई धोखा कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसे काम करना या ऐसे कोई भी काम करने की धमकी देना जो कि इंडियन पीनल कोड के तहत जिस पे बैन लगाया हुआ है, तो वो किसका पार्ट बनेगा? कोवर्शन का पार्ट बनेगा। यानी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, तो इसमें मैं आपको दो तरह की धमकी दे सकती हूँ या दो तरह के काम मैं कर सकती हूँ। या तो मैं आपको थ्रेटन कर सकती हूँ कि साइन कर दो वरना गोली से उड़ा दूंगी, या फिर मैं कहती हूँ या मैं गोली से उड़ा ही देती हूँ आपको,
या फिर मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी हथिया लेती हूँ, जब्त कर लेती हूँ, यानी काम कमिट कर लेती हूँ या फिर कमिट करने की धमकी देती हूँ। और ऐसा काम करने की धमकी देना, ऐसा काम कमिट करके किसी के से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना इस तरह के फियर के अंदर, तो वो किसका पार्ट बनेगा? वो कोअर्शन का पार्ट बनेगा। और इसीलिए ऐसे जो एग्रीमेंट्स होंगे वो बिगिनिंग से, सॉरी, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वॉइडेबल होंगे। सो पहला तो हो गया कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड 1860 में ये बना हुआ है इंडियन पीनल कोड, ये जो बुक लिखी गई थी। देन सेकंड पार्ट आता है कोअर्शन का, दैट इज अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। यानी डिटेन का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को जब्त करने की धमकी देना या फिर उसको इलीगल तरीके से जब्ती कर लेना, देना ही नहीं, कि जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, तुम्हारी बुक्स मेरे पास पड़ी है, तुम्हारा ये सामान मेरे पास पड़ा है, मैं दूंगी ही नहीं। तो वो भी धमकी, इस तरह की जो धमकी है, या तुम्हारे जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मेरे पास पड़े हैं, कोई बिल टी हम जिसे बोलते हैं, कोई बिल है वो मेरे पास है, मैं दूंगी नहीं जब तक तुम मेरे साथ ये कार वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेते। तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू कोअर्शन, यानी वो जब्त कर लेना या जब्त करने की धमकी देना, दोनों ही कोअर्शन का पार्ट है। तो कोअर्शन में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले कोअर्शन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज की धमकी देना, कोई डर दिखाना, और वो डर दिखा के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना अमाउंट्स टू कोअर्शन, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। द फर्स्ट काइंड ऑफ धमकी इज committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, and the second is unlawful detaining or threatening to detain property of any person. ये दोनों चीजें कोअर्शन का पार्ट बनेगी अगर इन दोनों चीजों से इंड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है तो। अब एक क्वेश्चन और आता है, कई बार हम किसी पर्सन को सुसाइड करने की धमकी भी दे देते हैं कि भाई देखो तुमने ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और ऐसा भी फैमिली में बहुत ज्यादा होता है कि हम आए दिन सुसाइड करने की, कोई जने की तो आदत ही पड़ जाती है, मैं सुसाइड कर लूंगी। उस केस में भी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसको भी कोअर्शन का पार्ट माना जाए? क्योंकि कोई पर्सन अगर सुसाइड कमिट ही कर लेता है तो उसके बाद तो उसको क्या हम क्या कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी परफॉर्म हो ही नहीं सकता है, तो वो तो बात अलग हो गई। बात आती है सिर्फ धमकी दी जा रही है उस केस में, और अगर सुसाइड करने की धमकी देके कोई पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है तो क्या इसको भी कोअर्शन का पार्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो इसके लिए एक केस लॉ आया था 1917 से पहले तब तो ये कोअर्शन का पार्ट नहीं था, ये जो सुसाइड करने की धमकी देना है। लेकिन 1917 के अंदर एक केस आया था, केस लॉ का नाम था चिकम अमीराजू वर्सेस सैशम्मा। दिस इज नॉट सैशम्मा, दिस इज प्रोनाउंस एज सैशम्मा। अब सैशम्मा जो है चिकम अमीराजू की वाइफ थी, और फर्स्ट पर्सन जो चिकम अमीराजू है जिसने केस किया था, जो प्लेंटिफ था, और उसकी वाइफ क्या बनी थी? डिफेंडेंट बनी थी। अब ये केस लॉ क्या था, इसके थोड़े से फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका एक बेटा होता है, ये तो हो गई एक पूरी फैमिली, और दूसरी साइड उस हस्बैंड का एक भाई भी होता है, एक छोटा भाई होता है। अब क्या होता है इन लोगों के पास, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, दो भाई हैं, एक भाई की वाइफ है, उसका बेटा भी है, इनके पास एक प्रॉपर्टी रहती है। और वो प्रॉपर्टी जो है ना वो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, यानी आए दिन उस पर झगड़े चलते रहते हैं सब लोगों के उसके ऊपर। लेकिन जो यहाँ पे जो बड़ा भाई है ना, वो थोड़ा सा अच्छा था, वो होता है ना घर में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखना है, उसको अपने वाइफ का, अपने बेटे का भी ध्यान रखना है। अब लेकिन आए दिन उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े भी होते थे, उस एक प्रॉपर्टी को लेके। जो वाइफ और उसका बेटा था वो ये चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे नाम हो जाए, लेकिन जो हस्बैंड था यानी जो बड़ा भाई था, वो क्योंकि अपने छोटे भाई के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो चाह रहा था कि बेचारा मेरा छोटा भाई कुछ करता नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी है उस छोटे भाई के नाम हो जानी चाहिए। तो ऐसे करके इन भाई झगड़े चल रहे थे परिवार के अंदर। तो हुआ क्या, जो हस्बैंड था, जो बड़ा भाई था, उसने क्या किया, अपने वाइफ और बेटे को ये धमकी दी सुसाइड करने की,
वो चला गया, जैसे हम शोले मूवी में नहीं देखते, पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और कि भाई तुम हाँ कर दो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सेम वैसा ही हुआ कि उसने सुसाइड करने की धमकी दी अपने वाइफ को और बेटे को। क्या धमकी दी, क्या कह के धमकी दी, उसकी डिमांड क्या थी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे छोटे भाई के नाम हो जानी चाहिए। अब वाइफ और बेटे डर गए, उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है तुम सुसाइड मत करो, हम ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। और ऐसा करके उन्होंने वो प्रॉपर्टी छोटे भाई के नाम कर दी। तो ये केस हुआ था। अब इसमें बात आई कि क्या होना चाहिए, कोर्ट का क्या डिसीजन था, क्योंकि बाद में वाइफ और बेटे ने क्या किया, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया था। अब कोर्ट में जब केस फाइल किया गया, अब मैंने आपके यहाँ चिक्कम अम्मी राजू जो है वो तो हस्बैंड था, मैम आप तो कह रहे हो केस फाइल जो है वो तो वाइफ और बेटे ने किया था। तो उसके बाद जो अपीलिंग होती है, फाइनल अपील, वो क्या है, हस्बैंड ने दी थी, अम्मी राजू ने दी थी, क्योंकि आगे आगे सुनवाई होते है। पहला केस किसने फाइल किया था, वाइफ ने और बेटे ने अपने हस्बैंड के ऊपर, कि भाई उनको एक बार तो लगा कि प्रॉपर्टी नाम कर दी क्योंकि सुसाइड का डर दिखाया गया था। तो जब केस फाइल किया गया और अल्टीमेटली क्या हुआ था, कोर्ट का डिसीजन ये हुआ था कि जो सुसाइड करने की धमकी देना है वो भी कोवर्शन का ही पार्ट है, और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि जो वाइफ ने वो डीड उसके नाम पे साइन किए थे वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और अब उनकी इच्छा है वो चाहे तो इससे कंटिन्यू हो सकते हैं और चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यानी 1917 के बाद में ये डिसीजन सुनाया गया कि जो थ्रेटनिंग टू सुसाइड है वो क्या होगा, वो कोवर्शन का पार्ट माना जाएगा। कमिटिंग टू सुसाइड इज नॉट अमाउंट टू कोवर्शन, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, उसमें तो हम कमिट की भी बात कर रहे हैं, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, जैसे किसी का पैसा हथिया लिया या कुछ भी कर दिया। लेकिन सुसाइड के अंदर अब कमिट कर लिया तो उसके बाद हम कुछ भी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा थ्रेटन किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है सुसाइड करने की, तो वो कोवर्शन का पार्ट बनेगा। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। और वो डिसीजन किसके फेवर में गया था, वो वाइफ और बेटे के फेवर में गया था कि आपको जो करना है वो करो। ये तो कोवर्शन हुआ है आपके साथ। सो ये तो हमने डिस्कस किया कोवर्शन को। द सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुचित दबाव, या हम कह सकते हैं किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना। यानी यहाँ पे कोई भी पार्टी किसी को धमकी नहीं दे रही है, यानी पार्टी अच्छी है, धमकी डरा धमका कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस पार्टी की पोजीशन कुछ ऐसी है दोनों पार्टीज में, जैसे ए और बी है, उसमें से एक पार्टी के पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है कि वो कुछ भी काम कहेगी दूसरी वाली पार्टी को, क्योंकि वो अथॉरिटी में नीचे है, तो उसको वो काम करना पड़ेगा, दबाव में आके, प्रेशर में आके। कई बार हम इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, अरे प्लीज यार तू मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। मैंने कहा यार गाड़ी खरीद ले 1 लाख रुपए में, और आप मना कर देते हो कि यार मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोलती हूँ यार तुम ऐसा करोगे मेरे साथ, खरीद दो ना, मुझे पैसे की जरूरत है। अब क्या हो गया कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप इस इमोशनल ब्लैकमेल में आके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि हमारे बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है कि आप मना नहीं कर पाए, चाहे फ्रेंडशिप का रिलेशन है, चाहे हम देखते हैं मदर डॉटर है, या फिर फादर और सन है, या फिर डॉक्टर एंड पेशेंट है, टीचर है स्टूडेंट है। अगर आई एम बीइंग अ टीचर, आप स्टूडेंट से, अब मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, और आप मैम को कैसे मना करें, और आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो। तो यानी इस तरह का, जब दो पार्टीज के बीच में एक पार्टी के पास कुछ अथॉरिटी है, या एक पार्टी एक ऐसी पोजीशन के अंदर है कि वो दूसरे पार्टी के, यानी सामने वाली पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है, और वो अपनी इस पोजीशन का गलत फायदा उठा के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती है, जिसमें सामने वाली पार्टी का कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं चाह रहा है अपनी इच्छा से, लेकिन फिर भी वो दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आर सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज व्हाई दे विल बी ट्रीटेड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो लॉ क्या कह रहे हैं इसके अंदर, क्वेश्चन दे रखा था सेक्शन 15 में, सेक्शन 16 के अंदर हम बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की। Well, it says that sometimes a party is compelled to enter into an agreement against his will as a result of unfair persuasion by the other party. कई बार एक पार्टी जो है वो एग्रीमेंट में एंटर हो जाती है दूसरी पार्टी के साथ बिना अपनी इच्छा के,
क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अनुचित दबाव उस पर डाला है, अनफेयर परसुएशन उस पर डाला है. This happens when a special kind of relationship exists between the parties such that one party is in a position to exercise undue influence over the other. A contract is said to be induced by undue influence. एक contract undue influence से induce माना जाएगा where the relations subsisting between the parties, यानी दो parties के बीच में relation कुछ ऐसा है, the relation between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, यानी एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में है. पहली चीज तो क्या होगी, वो उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सकती है, एंड सेकंड वो ऐसा करती भी है, एंड he uses that position to obtain an unfair advantage over that other. यानी मैं दो बातें बोल रही हूँ, यानी one party is in a position to dominate the will of other. एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की इच्छा को डोमिनेट कर सकती है. जैसे टीचर और स्टूडेंट में हमें क्लियरली पता है कि टीचर के पास थोड़ी बहुत उतनी पावर तो है कि वो दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सके, ऐसी पोजीशन में है वो, और he uses that position to obtain unfair advantage over the other. और पोजीशन में तो मैं हूं ही, और अपनी उस पोजीशन का मैं गलत फायदा उठा के आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इंड्यूस भी करती हूँ, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं करवा लेती हूँ. ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दैट उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में वो पावर आ जाएगी, वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर करे या इसको अवॉइड भी यानी कैंसिल भी कर सकता है. यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. क्लियर हो गया मीनिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस का. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. 3 तरह की पोजीशन यहाँ पे मेंशन की हुई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. पहली पोजीशन है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर. फर्स्ट, where he holds a real or apparent authority, जहां पे उसके पास रियल अथॉरिटी है या फिर apparent अथॉरिटी है. रियल अथॉरिटी का मतलब है कि उसके पास पावर मिली हुई है, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अब मास्टर सर्वेंट में क्या होता है कि जो मालिक है और नौकर है, मालिक जो है नौकर को कुछ भी कह सकता है क्योंकि मालिक के पास क्लियर कट अथॉरिटी है. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी काम करने के लिए कह सकता है क्योंकि एम्प्लॉयर हैज अ क्लियर कट अथॉरिटी. एपेरेंट अथॉरिटी का मतलब ये हो गया क्लियर कट अथॉरिटी, स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें साफ साफ कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है. मास्टर सर्वेंट में हमें दिख रहा है कि मास्टर के पास अथॉरिटी है. टीचर स्टूडेंट में हमें दिख रहा है कि टीचर के पास अथॉरिटी है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉयर के पास अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है. तो जहां पे इस तरह की अगर अथॉरिटी है तो एक पार्टी के पास ये पोजीशन आ जाएगी कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके. द सेकंड एग्जांपल इज वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन. फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. यानी पावर तो नहीं है कोई क्लियर कट मेरे पास, लेकिन दो पार्टीज के बीच में क्या है, ट्रस्ट का रिलेशन है, कॉन्फिडेंस का रिलेशन. हम एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं. जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स है तो एक फ्रेंड कहता है कि यार प्लीज मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना, या तू ऐसे करेगा, मैं पिछली बार तुम्हारे साथ मूवी देखने गया था ना, अब तू नहीं चलेगा मेरे साथ मूवी देखने. तो उस बेचारे को नहीं जाने की इच्छा होते हुए भी जाना पड़ता है. तो यहाँ पे ये रिलेशन कौन सा हो गया, फिड्यूशियरी रिलेशन है, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, भरोसे का रिलेशन है. या फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं टीचर एंड स्टूडेंट में भी ये हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर पे भरोसा करते हैं. या फिर रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन है. इसी तरह से ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी के बीच में ये रिलेशन होता है. या फिर प्रमोटर और कंपनी है, उनमें भी ये रिलेशन होता है. कंपनी जो है भरोसा करती है, प्रमोटर भरोसा करते हैं कंपनी पे, कंपनी भरोसा करती है प्रमोटर पे. या फिर हम देखते हैं कई बार हम जो पुजारी होता है और उसके भक्त होते हैं, कोई संत है उसके भक्त हैं, जैसे निर्मल बाबा जो कुछ भी कह देते हैं और लोग आंख बंद करके उसकी बात को फॉलो करते हैं. तो इस तरह का, क्योंकि उसमें भरोसा किया जा रहा है. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक पार्टी के पास वो पावर है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सके. देन थर्ड इज वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी